अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं जनाब। इट्स मंडे को होते हैं बहुत सारे काम, ट्रैफिक जैम और बहुत सारी प्लानिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने करनी होती हैं और पूरे हफ्ते की प्लानिंग आप कर रहे होते हैं कि भाई अब ये करना है, ये करना है। अच्छा, आजकल क्योंकि वेडिंग सीज़न है और वेडिंग सीज़न में जहाँ पर बहुत सारी शादियों की तैयारियाँ होती हैं और लोग मेहंदी की तैयारी कर रहे होते हैं, बारात की तैयारी कर रहे होते हैं, वलीमे की तैयारी कर रहे होते हैं, और जो घर वाले होते हैं स्पेशली जिनके घर में इवेंट होता है, ख़ास तौर पे लड़की वाले, वो कई हफ्तों से, महीनों से, इनफैक्ट 1 साल पहले उनके घर में तैयारी शुरू हो जाती है कि जी लड़कियों को क्या कुछ देना है, सामान लेके आना है एंड ऑल दैट। ये बड़ी अच्छी एक्टिविटी है, बड़ी अच्छी बात है कि वालिदैन अपने बच्चों को, बेटियों को जो भी प्यार से देना चाहते हैं वो लेकर आते हैं, ख़रीदते हैं और फिर सारा साल वो चीज़ें रखते हैं और फिर उसके बाद वो उनको बतौर जहेज़ देते हैं। मगर मैंने बहुत सारी ऐसी ख़वातीन के व्लॉग्स देखे और स्पेशली मैंने हमारी जो एक लेजेंड एक्ट्रेस हैं उनका भी एक व्लॉग देखा। उसके बाद मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं बात ठीक है, और वो ये है कि मैंने एक लड़की का व्लॉग देखा जिसमें वो रो रही थी और उसके कमरे में सारी चीज़ें फैली हुई थी, टूटी हुई थी, और उसने कहा कि मैं वालिदैन से कहूँगी कि महंगे महंगे लाखों रुपए के जेवर देने से बेहतर है, महंगी महंगी लाखों रुपए की चीज़ें देने से बेहतर है, लाखों रुपए का फर्नीचर देने से बेहतर है लड़कियों को घर दें। मैं हैरान हो गई ये सुन के कि भाई पेरेंट्स तो घर अफोर्ड नहीं कर सकते और ये बाकी चीज़ें जो हैं ये तो थोड़ी थोड़ी करके वो लेके आते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं तो वो वाकई अपनी बेटियों को एम्पावर करें। और हमारी जो लेजेंड एक्ट्रेस हैं बुशरा अंसारी, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया अपने एक व्लॉग में जो मुझे बहुत पसंद आई कि भाई लड़कियों को एम्पावर करें। अच्छा, सेकंड बात ये कि ओवरऑल आजकल माशरे में जो हालात हैं, आजकल जिस तरह से शादी के बाद जो है कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाती है, लोग घरों से निकाल देते हैं लड़कियों को, हस्बैंड अगर ठीक ना निकले तो कम से कम वो जो उनका जहेज़ होता है, आपने देखा होगा कि वो वापस आ रहा होता है, जेवर जो है वो इधर उधर हो जाता है और फिर वो कई दिनों तक केस चलते हैं कि जिस ससुराल वालों ने जेवर रख लिया एंड ऑल दैट। तो उससे बेहतर ये है कि जो वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं वो कम से कम या तो अपनी बेटियों को घर दें या फिर वो इतना कैश दें कि वो उनके नाम से वो मंसूब कर दें बैंक में कि ये जो हम देते ये इसके बदले में कैश है, ताकि वो एम्पावर हो सकें, ताकि आपका जो पैसा है, आपकी दी हुई चीज़ें जो हैं वो ज़ाया भी ना हो, क्योंकि चीज़ें तो लड़कियां बाद में बना लेती हैं, जो कपल्स होते हैं वो बाद में बना लेते हैं, और आपकी दी हुई रकम से जो भी आप देते हैं, हो सकता है वो कोई घर बुक करा लें, कोई फ्लैट बुक करा लें, तो ये उनके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो वैसे तो आप जितना देना चाहें दें, घर भी दें, चीज़ें भी दें, जो पेरेंट्स की खुशी होती है, लेकिन मोर लाइकली मैंने आजकल सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड देखा है, मैंने जो लड़कियों को कहते सुना है अपने वालिदैन से, वो ये कह रही हैं कि आप हमें बहुत सारा जेवर ना दें, आप हमें बहुत सारी चीज़ें ना दें, आप हमें एक घर दें हमारे नाम से, ताकि हम एम्पावर हो सकें। चले जी, वेडिंग सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा कि ये ज़रूर एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो तमाम पेरेंट्स के साथ में, तमाम फैमिलीज़ के साथ में शेयर करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल जो है वो आपको बताते हैं। मौसम कैसा है कराची का? कराची का मौसम हो गया है ठंडा, जी हाँ, लेकिन अभी यख वाला नहीं हुआ, ठंडा ठार नहीं हुआ, लेकिन ठंडा हो गया है जी। शहर कायद में मौसम सर्द और खुश्क, दिन के औकात में मौसम खुश्क है, सुबह रात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, दिसंबर के वक्त से सर्दी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड है। वेदर फोरकास्ट क्या है हमारी स्क्रीन पर थोड़ी सी देर में पॉपअप हो जाएगा। 11, 12, 1 और 2 बजे वेदर कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा, ये आपको बताएंगे। अच्छा जी, 11 बजे रहेगा 23 सेंटीग्रेड, 12 बजे रहेगा 27 सेंटीग्रेड, 1 बजे रहेगा 29 सेंटीग्रेड और 2 बजे रहेगा 31 सेंटीग्रेड। साथ में शेयर करते हैं गोल्ड प्राइस। गोल्ड प्राइस क्या है? सोने की कीमत में कमी आ गई है। अच्छा जी, ये बेस्ट टाइम है अगर गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड की जो प्राइस है, उसकी जो कीमत है, उसमें कमी आ गई है। आलमी मार्केट में सोना $23 सस्ता होकर $4198 फी औंस तक गिर गया। 1 तोला सोना 2300 रुपये सस्ता होकर 4,42,162 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1972 रुपये कमी से 3,79,082 रुपये का हो गया। 1 तोला चांदी की कीमत 6,072 रुपये पर ही बरकरार है। अच्छा जी, अब कुछ फ्लाइट ऑपरेशंस आपके साथ में शेयर करते हैं। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस परवाज़ों को ब्रेक लग गई। अच्छा जी, कराची एयरपोर्ट पर उड़ानों का निज़ाम अलर्ट पलट, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर 9 परवाज़ें मनसूख। कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK 605, 609 मनसूख। कराची से बैंकॉक थाई की परवाज़ TG 34 मनसूख। कराची से लाहौर एयरसेल की परवाज़ PF 145, 141 और कराची से इस्लामाबाद एयरसेल की परवाज़ PF 121, 123 मनसूख। कराची से लाहौर PIE की परवाज़ PK 306 और कराची से तुर्बत PIE की परवाज़ PK 501 मनसूख।
अच्छा जी, ये हो गई जी सारी अपडेट्स। अब जल्दी से चलते हैं आपके साथ में वेजिटेबल प्राइस शेयर करते हैं कि वेजिटेबल प्राइस क्या हैं। तो थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर जो है वो वेजिटेबल प्राइस पॉपअप हो जाएंगे, जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी, तो आप जान सकेंगे कि कमिश्नर कराची के जो स्टैटिक रेट्स हैं वो क्या हैं। तो हमारे पास आ गया सबसे पहले टमाटर, जो कि 58 पर है। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया है, इसके बाद हमारे पास है जनाब आलू, और आलू है 35 पर। अच्छा जी, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हमारे पास लहसुन है जो 288 पर है। इसके बाद हमारे पास अदरक है जो 299 पर है, और फिर इसके बाद जो है हमारे पास गाजर है जो 81 पर है, और फिर उसके बाद हमारे पास क्या है जी, तुरई है जो कि 138 पर है। उसके बाद हमारे पास है लौकी जो कि 81 पर है। फिर हमारे पास जो है वो फूल गोभी है जो 58 पर है, एंड वी हैव खीरा जो कि 69 पर है। फिर भिंडी आ गई जी, भिंडी किस किस को पसंद है, 253 पर। प्याज है 81 पे। अच्छा जी, जल्दी से ये हो गए हमारे वेजी रेट्स। अभी चलते हैं करेंसी रेट्स की जानिब और आपको बताते हैं कि माल का हाल जो है वो क्या है और करेंसी रेट्स जो हैं वो क्या हैं। तो अभी थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पर पॉप हो जाएंगे करेंसी रेट्स। अच्छा जी, करेंसी रेट्स क्या हैं जल्दी से भी आपको दिखाते हैं। माल का हाल आ गया सामने। ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है 187, कैनेडियन डॉलर 212, यूरो 329, कुवैती दिनार 921, एंड व्हाट वी हैव ऑन आवर स्क्रीन ये जी यूके पाउंड 375, सऊदी रियाल 75, यूएई दिरहम 77, और यूएस डॉलर जो है वो 283 पर हैं। तो ये हैं जी करेंसी रेट्स जो मैंने आपके साथ में शेयर किए। अब जनाब जान लेते हैं हम क्या है आज की टॉप स्टोरीज। यस, व्हाट आर दी टॉप स्टोरीज। ये है जी गुड ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से, ग्रैंड ट्रांसपोर्ट्स अलायंस पाकिस्तान की मुल्की हड़ताल, माल बरदार गाड़ियाँ स्टैंड पर। अच्छा जी, अगली खबर ये है कि पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी का इम्कान। IMF बोर्ड का इजलास आज होगा, आज जो हो जहां पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की मंजूरी मुतवक्के है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है मेयर कराची ने कहा है कि इख्तियारात तकसीम करने के बजाय यकजा होना चाहिए ताकि शहर का निज़ाम बेहतर तौर पर चले। अच्छा जी, इसकी क्या इनसाइड स्टोरी है बताएंगे आपको हमारे न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, कराची डिफेंस में कम उम्र ड्राइवर की जो कोच है वो वायरल हो गई है। वजह क्या है इसकी, मालिक पर 50,000 रुपये चालान, इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है ये जानेंगे हमारे न्यूज़ सेशन में। अच्छा जी, 35वीं नेशनल गेम्स, पाक आर्मी जो है वो 20 गोल्ड के साथ सर फहरिस्त है। 35वीं नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी 20 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर है, जबकि ताइक्वांडो में 9 गोल्ड जीतकर बढ़तरी हासिल की है। पाकिस्तान ने भी 7 गोल्ड के साथ दूसरे और एयरफोर्स 4 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पर है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अभी आपको बताते हैं कि 10 बरस का पाकिस्तानी नाबीना बच्चा जो है वो इंडोनेशिया में बैनुल-अक़वामी क़िरात का मुकाबला जीत गया है। अच्छा जी, कराची के 10 साला नाबीना तालिब इल्म मोहम्मद अबू बकर ने जगार्ता में मुनक़्क़िदा आलमी जो है वो ये क़िरात का मुकाबला था वो जीत लिया। अबू बकर ने इस्लामी मालिक के तलबा में पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बेस्ट ऑफ लक अबू बकर। अच्छा जी, दूसरी खबर क्या है, दूसरी खबर ये है कि तुर्की ने पाकिस्तान में जंगी ड्रोन तैयार करने की फैक्ट्री कायम करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के प्रोग्राम में शामिल करना चाहता है। अच्छा जी, अभी अगली खबर जो आपके साथ में हम शेयर करने जा रहे हैं ये एक और पाकिस्तानी से रिलेटेड खबर है। दुबई की हाईवे पर गिरा इमाराती परचम उठाने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी के चर्चे हैं। ये पाकिस्तानी कौन है और ये क्या वाक़या था, किस तरीके से इसके चर्चे हुए और उसने परचम जो उठाया उसकी क्या डिटेल्स हैं, ये जानेंगे हमारे न्यूज़ सेशन में। तब तक मैं ले लेती हूँ टी ब्रेक और आप भी जो है वो चाय का छोटा सा वक्फा ले लें जल्दी से। तो हम ये जा रहे हैं और फ़ौरन से वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची शहर में कोई एक इशू हो तो जिस पर बात की जाए, लेकिन ओवरऑल अगर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की बात की जाए तो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि उन्होंने हड़ताल का कहा है, उनके कुछ रिजर्वेशन है, इसके अलावा बेरोज़गारी में इजाफा क्यों, सरमायाकारी के दावे सिर्फ ऐलाना तक ही क्यों महदूद रह गए हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जावेद बलवानी साहब ने, जो कि साबिक प्रेसिडेंट है KCCI के। उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? सर, सबसे पहले तो थोड़ा सा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर बात हो जाए। व्हाट डू यू से ऑन दैट कि अब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनके बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं, ये कहते हैं जी ये नहीं होना चाहिए और ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, जो पॉइंटर्स हैं वो इन लोगों ने बता दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, देखिए पाकिस्तान में तो आप साल में देखें कितने लोग प्रोटेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई मसले हैं। कभी साफ़ी निकलते हैं, कभी बिजनेस कम्युनिटी निकलती है, कभी ट्रांसपोर्टर निकलते हैं, कभी वकील निकलते हैं, कभी हारी निकलते हैं। तो सारा साल प्रोटेस्ट होते हैं इस मुल्क में। और इतनी सख्ती होने के बावजूद अगर ये नरमी होती तो मैं तो समझता हूँ कि हर रोज़ प्रोटेस्ट हो इस मुल्क में।
देखिए, आपको मसले मसाइल हल करने चाहिए सही। और एक एक चीज़ को देखना चाहिए। हाँ। ट्रांसपोर्टर्स का कोई इशू है, उनको आप ऑन बोर्ड लें, उनको बिठाएं, उनकी बात सुने, उनकी जो जायज़ बात है आप माने, उनकी जो जायज़ बात नहीं है उसकी आप जस्टिफिकेशन दें कि भई आप गलत क्यों बात कर रहे हैं। डेडलॉक हो जाता है सर इस टेबल टॉक में, क्या हो जाता है, ये क्या वजह आपको लगती है? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमारे मुल्क के अंदर कोई चीज़ में यूनिफॉर्मिलिटी नहीं है। अच्छा। आप एजुकेशन में देख लें तो हर प्रोविंस का, हर शहर का सिलेबस अलग है। सही। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब आपका कलमा एक है, आपका तराना एक है, आपका झंडा एक है, आपका मुल्क एक है, तो इसी सिलेबस क्यों अलग है? अब रजिस्ट्रेशन में आप देख लें कि लसबेला का एरिया है जी। कराची के अंदर, जितनी गाड़ियाँ और जितनी हैवी व्हीकल्स और टैंकर्स जो रजिस्टर्ड लसबेला में हुए हैं, हाँ। वहाँ की पॉपुलेशन से 20 गुना ज़्यादा होंगे, मैं समझता हूँ। सही। तो कोई देखता नहीं है, कोई कानून कैसा बना हुआ है हाँ। कि भाई वहाँ रजिस्टर्ड क्यों हो रहे हैं? अगर ये सब जगह व्हीकल टैक्स एक रखते पूरे मुल्क में, हाँ, यूनिफॉर्म होता, बिल्कुल तो आज ये प्रॉब्लम नहीं नहीं होती। होता। आज से कई दिन पहले हम देखते थे ई व्हीकल्स आई, हाँ। तो हर कराची का बंदा इस्लामाबाद से रजिस्टर कराता था। सही। तो हमने यहाँ के मिनिस्टर से कहा कि यार आपने राइट वहाँ से ज़्यादा रेट रखे हैं, वहाँ कम रेट है, लोग वहाँ जा रहे हैं। हाँ। आप लोग को बैठ के यूनिफॉर्म करना चाहिए, हाँ। पूरे पूरे मुल्क का एक रेट हो, ताकि जिस शहर का बंदा है, जिस शहर के लोग हैं, हाँ। वो अपने शहर में रजिस्टर कराएं। तो ये सब अजीब कानून बने हुए हैं कि हर शहर का अपना कानून है, हर सूबे का अपना कानून है। यूनिफॉर्मिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, अब कुछ बात करते हैं कि बेरोजगारी में इजाफा क्यों हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि सरमायाकारी के जो दावे थे वो अब कहीं दावे रह गए? मतलब ये इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? हम क्यों ऐसा लगता है कि वैसे तो हम जा रहे हैं आगे की तरफ, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो उस तरह से मूव ऑन नहीं हो रही? देखिए, हमारा दीन कहता है पहले आप अपने आप को देखो, सही। फिर उसके बाद दूसरे को तबलीग करो। हाँ, पहले पहले आप खुद अपने आप अमल को ठीक करो, करें। हाँ, फिर बिल्कुल। दूसरों को बोलो। हाँ। आप बाहर सरमाया लेने गए, अपने सरमाये को पहले देखो ना, वो तो बाहर नहीं जा रहा, उसको तो रोका नहीं आपने, उसके लिए मेहनत नहीं की। जैसे कि SIFC ने खुद कहा कि हम फेल हो गए। हम SIFC से कहते थे कि भाई पहले आप अपने घर में तो देखो क्या हो रहा है। सही। आपके घर से इंडस्ट्री जा रही है, आपके मुल्क में इंडस्ट्री बंद हो रही है। आज SIFC वही बात कह रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर कह रहे हैं कि आपके मुल्क के लोग आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, तो हम क्यों करें? एग्जैक्टली। जब हमारे ही लोग इंटरेस्टेड नहीं है, अच्छा, तो फिर वो बाहर क्यों के नहीं लोगों करते? को आप कैसे कन्विंस करेंगे? वो क्यों नहीं करते? कि आपके यहाँ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा है, हाँ। आप उसको सही करो। तो सर, ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बारे में बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। देखिए, ये वन विंडो की बात करते हैं। SIFC का काम किया था, हम वन विंडो करेंगे। ये वन विंडो तो हम पिछले 30 साल से बोलते हैं गवर्नमेंट्स को, सही। ये वन विंडो ऑपरेशन करें। इंडस्ट्री लगानी है, वन विंडो ऑपरेशन करें। हमारी पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की बात सुन सुन के पूरे मिडिल ईस्ट ने इस पे अमल कर लिया। हाँ। पूरे सेंट्रल एशिया ने अमल कर लिया, मगर यहाँ के लोग बेचारे सिर्फ चीखते रहे। हाँ। उन पे कोई अमल नहीं हुआ। सही। हमेशा इस मुल्क में ये बदकिस्मती है, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी जो बोलती है, यहाँ की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनका बिजनेस से कोई वास्ता ही नहीं होता। ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने लाइन में लगी हुई होती है और वो अपने काम दिखा जाती है, क्योंकि उसमें मेरिट नहीं है। तो ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। पहले ये प्रॉब्लम सही करें, सही। पहले आप अपने घर को सही करें, फिर आप मेहमानों को बुलाएं। बिल्कुल सही। आपका घर टूटा फूटा है, आप बोले मेहमानों को आओ मेरे घर में। अशरफ भाई, मैं चाहूंगी आप भी इस पे कुछ ऐड करें कि बात तो कहीं ना कहीं ठीक है कि भाई पहले आप खुद अपने सरमायाकार जो हैं उनको तो इस कंफर्ट जोन में लाएं कि वो यहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो अपना फाइनेंस लगाएं, उसके बाद उनसे इम्प्रेस होके फिर तो कोई आएगा ना। अब आपका अपना इन्वेस्टर तो इस चक्कर में कि जी मैं दुबई जाके इन्वेस्टमेंट कर दूं, मैं किसी और मुल्क में कर दूं, मैं किसी और जगह पे अपनी सरमायाकारी कर लूं, तो आप कैसे फिर इनवाइट करेंगे बाकी लोगों को इधर?
देखिए सब जैसे जावेद साहब ने कहा हाँ। कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें हाँ। तो हैवी टैक्सेस हैं जिसमें हाँ। सुपर टैक्स आपने लगाया हुआ है, बाकी दीगर टैक्सेस हैं, एफईडी है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, हाँ। सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, हाँ। फिर एक्स्ट्रा इनकम टैक्स है, फिर आपके वो बिजली के ऊपर अगर आप टैक्सेस देखें ना तो देखिए मेरे घर का जो बिजली का बिल आ रहा है वो 8-10 हज़ार आ रहा है, लेकिन इंडस्ट्री का जो यूनिट्स होते हैं ना वो लाखों में होते हैं। अब इनसे पूछें 3 साल पहले बिजली का बिल इनका क्या आता था, अब क्या आ रहा है, तो मैं फैक्ट्री वही प्रोडक्शन कर रही है। एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 1 लाख यूनिट्स में बना रहा हूँ। जावेद साहब की जो है जेबी इंडस्ट्रीज़ है ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये जो 1 लाख यूनिट बनाते थे उसकी जो कॉस्ट 3 साल पहले बिजली की जो आ रही थी वो अलग थी। अब सही। उसका रेट पूछें बिजली का बिल वो तो सब बता रहे होते हैं। हाँ। तो हमें ये सिखा भी रहे होते हैं ना। हाँ। अब पहले जो बिल आता था इनका, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं एक समझाने के लिए, 1 करोड़ का बिल आता था सही। बिजली का। हाँ। अब वो आ रहा है 2.25 करोड़, यूनिट 1 लाख ही बेच रहे हैं। अब 2.25 करोड़ कैसे ये बर्दाश्त करेंगे? Exactly, तो हाँ। आप ये हुकूमत को देखना होगा, भारी टैक्सेस भी लगाए हुए हैं, सुपर टैक्सेस भी लगाए हुए हैं, एक्स्ट्रा टैक्सेस भी लगाए हुए हैं, हाँ। और सब चीज़ें ले रहे हैं, उसके बाद कहते हैं ये चोर है। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि 11,000 अरब आपने किससे कलेक्ट किया भाई? पेट्रोल पे ही आप ले लें, इस वक्त जैसे ये अभी यूज़ करेंगे, इनका माल तैयार होता है, गुड ट्रांसपोर्टर को देते हैं, फिर वो जाता है, वो किराया लेता है। एक डीजल 1 लीटर में पता है कितने हैं? 84 रुपये जो आपका लेवी है, 84 रुपीज़ पर लीटर। तो आप कॉस्ट देखें ना, बिजली का रेट देखें पूरी रीजन में। हाँ। बांग्लादेश का पूछें जावेद साहब से, हाँ। भारत का पूछें आप, वियतनाम का पूछें, और हमारे इतने रेट हैं, वो हम जो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हाँ। कैपेसिटी चार्जेस और उसके जो सरचार्ज की मद में 20 रुपए हम दे रहे हैं पर यूनिट। अब 50 रुपए का यूनिट है, उसमें 20 रुपए निकाल दो, 30 रुपए का यूनिट पड़ता है। आप दे दो 30 रुपए का, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ एक्सपोर्ट आपकी दुगनी हो जाएगी। हमारी एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही है? अभी टेक्सटाइल पॉलिसी लाई है गवर्नमेंट, जो मैंने इनसे पूछा तो ये जावेद साहब हमेशा की तरह हंस रहे थे। मैंने कहा भाई गवर्नमेंट कह रही है टेक्सटाइल पॉलिसी ला रहे हैं, 19 अरब डॉलर की टेक्सटाइल की टोटल पूरे टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट है सालाना। कह रहे हैं 30 अरब डॉलर ले जाओ 2030 तक। वो कह रहे हैं कहाँ से लेके जाओ, लोग जा रहे हैं, स्पिनिंग बंद है, दीगर इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं, तो आप 30 अरब डॉलर, तो 19 अरब डॉलर कर लो तो बड़ी बात है। हाँ। आप उल्टा रिवर्स पे आ रहे हो। सही। आप ये नहीं समझ रहे हो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, बिजली की इश्यूज हैं, गैस के इश्यूज हैं, पानी आप नहीं दे सकते हैं। कराची में 7 इंडस्ट्री जोन है, उसके भी ये सरबराह हैं, सारे इंडस्ट्री जोन इनसे पूछ रहे होते हैं, तो आप पूछें तो इनसे, पानी इस इंडस्ट्री जोन में खरीद के, अब एक लाइन में पानी आ रहा है, पूरे मुल्क में सबसे महंगा पानी कराची में है। ठीक है, माफिया पूरा काम कर रहा है। अब इनको तो पानी चाहिए ना, चाहे टैंकर से है चाहे जैसे भी है। हाँ। अब इंडस्ट्री कैसे चलेगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पानी चाहिए, उसका खाम माल है। हाँ। अब ये उनको नहीं समझ में आता। मिनिस्टर सारे आते हैं घूमते, कितनी दफा गए, मतलब वो मिनिस्टर समझते हैं कि उनके पैर पकड़ो, आपका काम है भाई, आप काम करो। मगर यहाँ जो मिनिस्ट्री बैठी हुई है, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए, इस मुल्क को नहीं चाहते तरक्की करे। बिल्कुल, बात वो ये ना कि इतने सारे मसाइल हैं, उसके बाद फिर हम किस तरीके से ये बात करते कि नहीं जी हमारे मुल्क में जो है वो सरमायाकार आए, बैरून मुल्क से सरमायाकारी हो एंड ऑल दैट, इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर बनाना चाहिए, क्योंकि जब बेसिक हमारी बेहतर होगी ना तो उसके बाद फिर आपकी बेहतर तौर पर जो है वो कहना चाहिए कि एक मार्केटिंग सामने आ सकती है कि भाई वी हैव सम काइंड ऑफ बेस्ट प्लेस फॉर अदर्स। मगर पहले हम तो अपने आप को ठीक करें, हम तो अपनी चीज़ें ठीक करें, ये वाकई इट मेक सेंस। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है हमारी कि जो हमारे मुल्क में मसाइल हैं सरमायाकारी से रिलेटेड, बैरून मुल्क सरमायाकार क्यों नहीं आते, क्यों बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है। इसमें एक और बात ये कि हुकूमत ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म कर दिया, तो इसका बरामदात पर क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ये वाहिद मुल्क था पाकिस्तान, हाँ। दुनिया का, हाँ। जिसमें एक्सपोर्टर से लिया जाता था। अच्छा। बाकी दुनिया में गवर्नमेंट खुद देती है अपने बजट से। हाँ। बांग्लादेश भी खुद देता है। हाँ। और ये सेस था, ये सेस था। और इसमें बात ये हुई थी, ये 1991 में शुरू हुआ। हाँ। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, उस वक्त ये बात हुई थी कि एक्सपोर्टर्स जो है ये एक सेस बनाए। हाँ। और ये सेस बना के इसको इसको इन्वेस्ट भी, जो भी काम करना है इससे एक्सपोर्ट डेवलपमेंट का, वो एक्सपोर्टर्स ही इसको चलाएं और इसको मैनेज करें। मगर बदकिस्मती ये हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की, उसके बाद जब नोटिफिकेशन निकला तो सेस की जगह फंड हो गया। सही।
सेस जो है वो उसी पर्पस में यूज होता है। अच्छा। उस वक्त नवाज शरीफ को बताया भी गया मगर उन्होंने तवज्जो दी नहीं दी, मगर ये ब्यूरोक्रेसी ने काम दिखा दिया। सही। फिर इसके बाद जो है हम कई साल तक लड़ते रहे। हाँ उसमें कई फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे आए जी। कि हम उनको कहते थे कि साहब ये हमारा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड जो है हाँ। ये हमारा इसका क्या होगा, तो ये बोलते थे ये अंधे कुएं में जा रहा है जो मिलता नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे मुझे कि अंधे कुएं में जा रहा है। शायद वो सुन रहे होंगे तो उनको याद भी आ जाएगा हमने जावेद से बात की थी, क्योंकि वो जनरल पूल में डाल देते थे। फिर हमने बहुत शोर मचाया, बहुत कुछ किया, तो नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में जी। इन्होंने एक ब्यूरोक्रेट से फाइनेंस मिनिस्ट्री में, मुस्तफा मेमन, अच्छा। उनकी ये समझ में आई, उन्होंने बोला आप सही कह रहे हैं। उन्होंने मेहनत की और यहाँ सवाले फारूकी थे, इन्होंने मेहनत की तो वो सेपरेट अकाउंट हो गया। अच्छा। पीटीआई गवर्नमेंट में फिर वो पूरा काम हो गया, दोनों सही, गवर्नमेंट के हाँ। मिल के दौरान। जब वो सेपरेट अकाउंट हुआ तो उसके पैसे उसमें जमा होने शुरू हुए। सही। मगर जो गड़बड़ दूसरी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और सेक्रेटरी कॉमर्स इसको चेयर करते थे, वो हम कहते रहे मिनिस्टर, इन मिनिस्टरों को समझ में भी आ गया था जाम कमाल को, आप सही कह रहे हो, इसको प्राइवेट सेक्टर को चेयर करना चाहिए। सही। फिर प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी बनाई, उसमें डिसाइड हो गया। ये तकरीबन पौने 200 अरब रुपए जमा हुए हैं अभी तक। अच्छा। अब वो 200 अरब रुपए जो हैं उसमें से मेरे ख्याल में 80 या 100 अरब रुपए तो जो है वो अंधे कुएं में गए, जिसका आज तक हिसाब नहीं मिल रहा। बाकी जो मिले हैं वो ड्राई पोर्ट में, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये ड्राई पोर्ट में खर्च होने चाहिए थे, ये क्या पेशावर का एक्सपो सेंटर बनने में खर्च होने चाहिए थे, ये क्या कोयटा का एक्सपो सेंटर बनने में खर्च होने चाहिए थे, ये क्या सड़कें बनने में खर्च होने चाहिए थे। ये तो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए था, और वो भी बेचारे एक्सपोर्टर दे रहे थे, गवर्नमेंट नहीं दे रही थी। हालांकि बांग्लादेश में गवर्नमेंट देती है, इंडिया में गवर्नमेंट देती है। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, हमारे हर काम गलत हैं। हमारा किबला भी मुझे लगता है पाकिस्तान का कुछ अरसे बाद अलग हो जाएगा, वो रुख अलग कर देंगे। मेरी बात सुनो, जिस तरीके से हर चीज देखो, ये टैक्स की जो बात कर रहे थे, दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहाँ एक्सपोर्टर का टैक्स लोकल बिजनेस करने से ज्यादा है। अगर गिनीज बुक वालों को देंगे तो वो इनाम देंगे पाकिस्तान को कि ये मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से कहा, मैंने बोला एक्सपोर्टर का टैक्स दुनिया में कहाँ से ज्यादा हो सकता है। ये पाकिस्तान, उन्होंने बोला हमसे गलती हो गई है, समझे। मैंने बोला जब हम आपको कहते थे, आप कहते थे IMF की कंडीशन है, हाँ सही। तो आप मुझे ये बताओ, हर बात में एक ही बहाना होता था IMF की कंडीशन है। अब इन्होंने कहा है कि हम इसको सही करेंगे। वो जितने टैक्स हैं यहाँ, सही, तो एक्सपोर्टर अगर एक्सपोर्ट कर रहा है बेवकूफ़ है, उसको एक्सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। मैं भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सही। वो फंस गए हम असल चक्कर की, हम वापस नहीं आ सकते। राइट। वरना मैं तो कहूँगा पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट का बिजनेस करेगा उससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। अच्छा। हाँ, उसको करना ही नहीं चाहिए। जब उसका टैक्स ज़्यादा है तो आप क्यों एक्सपोर्ट करते हो यार? सही। हमारे मुल्क को देखो, दो चीज़ की ज़रूरत होती है, डॉलर बचाने की और डॉलर कमाने की। ये दोनों चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए। डॉलर बचाने के लिए क्या होता है, इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्रीज। डॉलर कमाने के लिए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। इन दो को फैसिलिटेट किया जाता है सबसे पहले, समझे। तो हमारे यहाँ तो उल्टे काम हो रहे हैं, सही। सारे काम उल्टे कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमसे गलती हो गई। भाई गलती, आप इतने, उस गलती की क्या सजा है? सही, उस गलती की क्या सजा? सर चले सजा हो या ना हो, लेकिन जो गलतियां हो गई उसको तो सुधार लें। अब तो ठीक सजा नहीं है जब भी तो सुधरती नहीं है। मसला तो सारा ये है ना। देखिए, आप गलती की सजा होनी चाहिए। हाँ भाई आप मुझे बताएं, गलतियां हो रही हैं, गलतियां कितने लोग करेंगे? वो जो नहीं है, आपके घर पे अंदर कोई बिजली वाला आता है, उसको काम नहीं आता, तो वो क्या करता है, ट्रायल एंड एरर वाला काम करता है। वो ऐसे लगाता है, वो देखता है, वो उसमें 4-5 चीजें खराब कर देता है। सही। उसका कुछ नहीं जाता, आपका नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। तो ये ट्रायल एंड एरर वाले आदमी को क्यों लगाते हो यार? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उल्टा नुकसान हो जाएगा मुल्क का। सही। अशरफ भाई,
भाई देखें जो सिस्टम है हमारा माजरत के साथ हम बोल रहे हैं कि अभी जैसे मैंने बोला तो जावेद साहब से एक बयान लेना है। टेक्सटाइल पॉलिसी का है कि पूरे टेक्सटाइल पॉलिसी जो लानी है 19 अरब डॉलर से लेकर 2030 तक 30 अरब डॉलर ले जाएंगे। सही। तो क्या मुमकिन है ये 30 अरब डॉलर तक, यानी कि आप 10 अरब डॉलर बढ़ाने की बात कर रहे हैं अगले 4 से 5 साल में? तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, मगर सवाल ही पैदा नहीं होता। अभी 150 स्पिनिंग यूनिट बंद हो गए पाकिस्तान में, 150 स्पिनिंग यूनिट बंद है। सिर्फ क्यों बंद है? बिजली की कॉस्ट ज्यादा है। लूमें एक्सपोर्ट हो रही है चाइना, सेटललेस लूम्स। मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि हमने लूम एक्सपोर्ट की, मैं तो हैरान हो गया। चाइना लूम इंपोर्ट कर रहा है। जर्मन लूम्स जो पाकिस्तान में है वो चाइना एक्सपोर्ट हो रही है। आप कस्टम से निकाल लें डेटा। सही। ये मैं सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ? आज से 20 साल पहले वाप निटिंग और रासल निटिंग मशीन चाइना एक्सपोर्ट हुई पाकिस्तान से। आप मुझे बताएं कि कौन इधर देखता है? आंखें बंद करके गाड़ी, आंखें बंद करके तो नमाज पढ़ना भी मना है, आंखें बंद करके तो दुआ करना भी मना है। ये आंखें बंद करके गाड़ी चला रहे हैं, कहाँ से ठोकरें ही मारेंगे। सही। अशरफ भाई, जिस तरह से डिटेल में सब बता रहे हैं और जो जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके ऊपर क्या कंक्लूजन है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसे, ये मसाइल, इतने सारे मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, अगर आप शॉर्टली इसको डिफाइन करें? देखिए जावेद साहब ने स्टार्ट में कह दिया कि जो भी काम है, इंडस्ट्री हो, कोई भी सेक्टर हो, 15 सेक्टर हैं जो कि एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको पता है कि कैसे बेहतर होगा। तो सनतकारों को लेके बैठा चाहिए। टॉप मोस्ट जो हमारे सनतकार हैं, जो टॉप बड़े एक्सपोर्टर को आप अवार्ड देते हैं, उनको बैठाएं, उनसे पूछें क्या इशू, हम एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने किसी से पूछा नहीं टेक्सटाइल पॉलिसी लिया है, आपने किसी से पूछा नहीं बिजली के रेट को आपने डिसाइड कर दिया। तो अब टॉप जो एक्सपोर्टर जिनको अवार्ड देते हैं बेस्ट एक्सपोर्ट का, कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट दिया, आप उनको बैठें, एक पॉलिसी थिंक टैंक में बैठाएं, उन 10 लोगों से जो कराची 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है मुल्क का मजमू, उनको बैठाएं, उनसे पूछें क्या कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी। उनसे आप पूछते नहीं हैं, जिनसे पूछते हैं उनको एक्सपोर्ट का नहीं पता है, उनको इंडस्ट्री का नहीं पता है। तो जो ये इशू है ना, अगर आपको एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो पॉलिसी बनानी है, तो इनको लेके बैठें। और जो टॉप एक्सपोर्टर्स हैं उनसे आइडियाज़ लें। बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स बैठे हुए हैं भाई, आप अगर पूछे ना इनसे, जो जेबीस इंडस्ट्री है इनकी, और ये जो एक बड़ी कंपनीज को जो पकड़ा हुआ, ये छोड़ ही नहीं सकते ना। इन्होंने छोड़ा, चाइना आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, तो ये तो फिर गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारे मामला जो है ना, वो मिल बैठ के हल करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, मुज़ाकरात करने की ज़रूरत है, डेडलॉक को ख़त्म करें और इस मुल्क की मईशत को आगे लेके जाएं। अगर आप चाहते हैं कि बैरून मुल्क से सरमायाकार यहाँ आएँ, तो पहले आप अपने मुल्क के जो हालात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सरकमस्टांसेस हैं, उनको बेहतर करें, तो लोग डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, बहुत शुक्रिया जावेद सर, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मिलवाएंगे आपको एक और बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो अब हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी, और ये हैं डॉक्टर एमनुअल फर्नांडिस, एम्बेसडर ऑफ फिलीपींस टू पाकिस्तान। इंतहाई रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी, उनको शो में वेलकम करेंगे। और उनके साथ हैं इमरान यूसुफ भाई, जो कि ऑनररी कॉन्सल जनरल हैं ऑफ फिलीपींस टू कराची। दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। थैंक्स फॉर कमिंग। आई एम ऑनर्ड दैट यू केम टू माय शो। आई एम रियली हैप्पी टू सी यू हियर। The honor is equal mine, Saba, and good morning to your audience. Yes. अच्छा जी, सर कह रहे हैं कि हमारी जो सिटी 10 की जो व्यूवर्स हैं उनको सबको गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। इमरान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कैसे ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। तो सर से पूछते हैं कि सर को जो है पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी फूड और ये सब कुछ कैसा लगता है? सर tell us something about that, how long you have been here in Pakistan and how did you find Karachiites? Well, I arrived in March of this year, Okay. so I'm going to celebrate my 9th month Okay. on the 23rd of December. That's really great. Yes, Right. and my wife and I, when we first arrived, it was very easy to adjust to Pakistan, no? Okay. And to the Pakistani people. No? The place is wonderful, the people are very hospitable, very friendly. It was not difficult at all to adjust, and in fact, we fell in love with Pakistan. That's really great. After That's really only great. a few months. No? So we love it here, definitely. So sir is saying कि भाई पाकिस्तानी अवाम जो है इनको बहुत अच्छी लगी, पाकिस्तानी लोग बहुत अच्छे लगे। कल्चर के बारे में पूछे, थोड़ा फूड के बारे में पूछते हैं। सर, व्हाट्स योर फेवरेट डिश इन कराची? Oh, the favorite dish? Yes. Oh, I have a long list. But unfortunately, I don't know the Pakistani names. But of course, I like this
The keema, how do you keema is like a chicken Imran or bhai, beef. he's saying keema, na? Yeah, the ground Keema, beef, हाँ. ground जी. chicken. Okay. And then this green peas. The pulao. The पुलाव पुलाव. चले इमरान भाई जो है वो इंटरप्रेट करते जाएंगे ताकि वो उनको ज्यादा समझ आएगी कि क्या कहना चाह रहे हैं सर. And then chicken. चिकन Pulao. Yeah, chicken चिकन pulao. पुलाव, yes, Chicken चिकन पुलाव. Yeah, I don't know the Urdu names. Yes. But the moment I see them, I go straight away and I think, I love it. I love it, really. Okay. It's a bit spicy, but after a few months, you get to like the spiciness. So, हाँ यस यस सर सेन की कीमा पसंद है इनको और पुलाव और बाकी सारी चीज़ें पसंद है सर. डिड यू ट्राई एनी स्वीट डिश हियर लाइक कुल्फी फालूदा रबड़ी The desserts. What are the desserts? yes. Yes, I have a sweet tooth actually. Okay. Which is a problem for me because I'm not that young anymore, so I have to control my craving for Cravings, sweet yes, things. But I love the dessert here. No? Okay. They have this. It's like the umali of the Middle East. How do you call it? Kheer. Kheer, yeah. yes. I like kheer. I like this sweet balls with Gulab jamun. syrup. Yeah. गुलाब गुलाब जामुन जामुन. गुलाब जामुन. Kheer, gulab jamun. Yeah. Yeah, so the truth is, I have to exercise a lot of discipline not to eat the sweets of Pakistan because they're really, really splendid. I like And it. the That's other really one, Excellency, we tried that carrot sweet at the Oh, Governor yeah, House, that's- Gajar ka halwa. गाजर का हलवा I carrot sweet है. understand that's Okay. very Did you Karachi. try there? Of course. Okay. In fact, my vice consul wants to find out where she could buy that because she likes it. No? Yeah. Okay, okay. She likes Imran it bhai, you very can much. tell them that Yeah, where they can Gajar find ka them halwa, that's- and yeah. buy them. Okay, right. अच्छा इमरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं. इमरान भाई सर के बारे में बताएं कि सर की क्या मसरूफियात रहती हैं, किस तरह जो है ये कल्चर को देखते हैं, लोगों को देखते हैं और क्या जो है वो एक्टिविटीज़ हैं और हमारा कल्चर और फिलिपीनी कल्चर जो है क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इन दोनों में. देखिए फिलिपाइन जो है पाकिस्तान के साथ उसी दिन से रिलेशन है जब से पाकिस्तान कायम हुआ. राइट. और भी हमारी जो ट्रेड है वो भी $350 मिलियन की हमारी ट्रेड है. हाँ. और आसियान कंट्रीज़ के अंदर फिलिपाइन जो है वो वाहिद कंट्री है जहाँ ट्रेड पाकिस्तान के फेवर में है. हाँ. यानी हम $330 मिलियन एक्सपोर्ट करते हैं और सिर्फ 20 मिलियन इंपोर्ट करते हैं. हाँ. फिलिपीन ने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बहुत सारी जो है वो रिलैक्सेशन दी हुई है. 50,000 मैट्रिक टन का जो राइस का कोटा दिया हुआ है ड्यूटी फ्री भेज सकते हैं. और वो इरी 6 इरी 9 जो टोटा चावल है वो फिलिपीन ने ही लगा के दिया था. अच्छा, that's really good. दूसरी है कि हाँ. फिलिपीन जो है वो क्योंकि हॉस्पिटैलिटी के अंदर दुनिया भर के अंदर मशहूर They है, are famous, राइट. yes, हाँ. इसी तरह उनकी जो नर्सेज, मेडिकल डॉक्टर्स, शेफ्स सब आपको फिलीपींस में. कल्चर वेरी रिच, म्यूजिक वेरी रिच. अभी हमने पार्टिसिपेट किया है आर्ट काउंसिल के वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के अंदर. हम लोग कल वहाँ पे थे. फिलीपींस ने पार्टिसिपेट जो है वो किया एज अ कंट्री. तो हमारी जो अच्छी बात ये है, अच्छा फिलीपीन जो है वो 100% एजुकेटेड और 100% इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है. तो इस बेस्ट इन एजुकेशन. बेस्ट इन एजुकेशन एज वेल. इनफैक्ट जो मैं पाकिस्तान का पहला कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट जो पाकिस्तान में बना वो मैं हूँ जिसको फिलीपीन ने बनाया था क्योंकि उन्होंने स्कॉलरशिप दी थी. Thank you, sir. तो मैं एक प्राउड प्रोडक्ट ऑफ फिलीपींस हूँ. और हमारा जो दो कंट्रीज़ को जो है वो एक्सेलेंसी लुक आफ्टर करते हैं. हाँ. पाकिस्तान भी और अफगानिस्तान भी. सो इस्लामाबाद के अंदर जो है वो मेन होते हैं. हाँ. और बाकी सिंध बलूचिस्तान को मैं लुक आफ्टर करता हूँ. इकोनॉमिक्स को हम साथ जो है वो देखते हैं. ऑलमोस्ट 1,500-1,500 के करीब फिलीपीन कराची के अंदर बेस्ड हैं. तो उनको हम लुक आफ्टर जो है वो करते हैं और इतनी अच्छी कम्युनिटी है कि कभी कोई कंप्लेन नहीं आती. दैट्स राइट. अच्छा सर से पूछते हैं जो भी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ है उसके बारे में इनके क्या व्यूज़ हैं. सर व्हाट डू यू से ऑन वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल इन कराची एंड यू नो डिड यू गो देयर? Yes, in fact, that's one of the reasons why I came to Karachi. That's really great. We participated in that festival, courtesy of Dr. Imran. We presented the 3 traditional dances from the Philippines. That's really and great. Last night, when the closing ceremonies were held, I was there, and I was very grateful for that opportunity. I never realized how big a thing the festival is. No? Well participated by
There were so many countries. 172 countries, I think. Yeah, there were so many countries. They were presenting their talent, their arts, and their work. You know, sir, what do you think on that? That in one roof, under one roof in Karachi, there were so many countries presented their talent, their arts, their the work related to production, music, and all that. You know, what do you say on that? A big collaboration in Karachi, and you know, a big happening in Karachi. It sends a very clear message. And the message is that no matter what our differences are, in terms of politics, in terms of ideology, religion, all of these are nothing when we come together and try to understand and appreciate each other's uniqueness. Yes. I think art is very powerful because it literally erases all these artificial divisions Yes. and makes us realize that in the end, we are one people, one humanity, wanting peace, wanting love, wanting cooperation among ourselves. That's really great. अच्छा सर इज टॉकिंग अबाउट आर्ट्स एंड ऑल दैट, तो सर से पूछते कि इनको पाकिस्तानी ड्रामास पसंद हैं, ये पाकिस्तानी आर्ट को कितना पसंद करते हैं सर? डू यू वॉच ड्रामास, पाकिस्तानी ड्रामास और पाकिस्तानी आर्ट और म्यूजिक लाइक दैट, समथिंग Well, लाइक दैट? I am basically a music lover. No? In Oh, fact, I do play some musical instruments. I What play do the you piano. play? Okay. I play the guitar. So music is actually my passion after diplomacy. Okay. And while in Pakistan, I realized how rich your musical traditions are. No? Yes. One time I ambled into a Rawalpindi museum. Okay. And there was this group of music students who literally serenaded me and my wife with traditional Pakistani music. Okay. And it's an amazing kind of music. No? Amazing kind It's of music. it's unique. The tone is deep. The rhythm is different. The melody is very different. I believe Pakistan has something really unique to offer in terms of enriching the texture of music all over the world. Yeah, because we are rich in culture. Sir, what's your hobbies in Pakistan? What do you do in your free time? You like to go out, explore Pakistani places, spots, you know, some kind of a kind of, you know, a walk, driving, long drive. Yes. On my own, my hobbies are music, as I said. No? Okay. But I am married to a very adventurous woman. Okay. She loves to see places. She loves Yes. to travel. Explore the things, So yes. she always makes the point to tag me along. Okay. So we actually spend our weekends going around Islamabad and beyond Islamabad. No? Okay. We've been to, for example, to Lahore, to Maree. Where else? Gujranwala. Gujranwala, of course, went Karachi. Okay. And she has this long list of destinations to go to when we come back after our vacation. So Did you try Gujranwala khana? we were in Gujranwala Gujranwala. food, We were in Abu Tabad rich also. in paratha, Yeah, dahi. yes, the yes, barbecues, yes. particularly. Barbecues. You know what's so wonderful about Pakistan? It's so diverse. Yes. When you go to one place, the culture is different. Different, yes. The yes. food is we have different. so many cultures, yes. What yes. you see in Karachi is something you don't see in Lahore. Both very beautiful, very Sir, deep. if we will talk about Karachi, if we talk about Karachi, then did you try biryani? Of course. We are famous when in we- making biryani because we claim that Karachi ki biryani सबसे best है, you Yeah, know. without Karachi any doubt. biryani is Well, best. that was, I think we were served biryani. Yeah, after biryani, the yeah. oath-taking Biryani. of the new Chief Yes, Justice. yes, yes. We were the part of the oath-taking ceremony of the Chief Justice, and after that, when we have the lunch, it was a biryani, which It was was a biryani. biryani, And Karachi. again, I had to particularly. exercise discipline because I cannot take too much carbohydrates. no? Sir, we But, have so many different kind of biryani, you know, Sindhi biryani और 12 मसालों की यानी 12 spices I know, बिरयानी I know. है, you know, हमें बहुत सारे जो है ना वो बिरयानी के बनाने के तरीके आते हैं और जब भी कोई कराची आता है तो हम उससे पूछते भी आपने बिरयानी कराची Yes, की true. ट्राई No, I की know. है? And mangoes, no? Mangoes You also, have a yes. rich variety of हाँ. mangoes. Yes. Really delicious. In the whole world our mangoes are course. famous और लोग इंतज़ार करते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में कि जब पाकिस्तानी आमों की ये सारा कुछ होता है उसके बाद फिर वो वेट करते हैं कि भाई कब आएंगे पाकिस्तानी आम. पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं वहाँ पर. सर अच्छा, टेल अस समथिंग अबाउट द Filipini culture in Philippines. What are the famous spots? What are the
famous food in Philippines? In the Philippines. Well, in terms of sports, the most popular is basketball. Okay. Anywhere you go, even the remotest village in the People Philippines, used to play you'll see basketball a lot. children and adults playing basketball. Okay. Cricket is something not very popular there because Cricket is popular in Oh, Pakistan. of course. What's your favorite it's a cricketer? well, I used to play tennis when I was younger. Okay. And a little basketball too. But cricket is something foreign to us. There was no British exposure to the extent that we would imbibe your love for cricket, for example. Yes. But the real passion of Filipinos is music. Music. We love music. We like to sing. I'm sure you're familiar with this karaoke or karaoke. no? Yes. It's a machine. I mean, Yeah. Filipinos sing in any occasion. Okay. Would you believe even during funerals, we sing? Yeah. Okay. Because Acha. we're a music-loving people. It's something that actually boosts our spirit, and it's something that we find as a very effective channel of self-expression. So music is what characterizes the Filipino soul. if I may Okay. say so. And sir, what about food? Or food, we're, Yes. we're food lovers, just like Pakistanis. Food lover. But the most famous food recipe in the Philippines is what you call the adobo. Adobo is actually a way of cooking, no? Acha. So it's a way of cooking chicken or beef or any kind of meat. It's a way of cooking that makes it a little roasted, just a little bit. no? It's like our kunna. Acha. like Kunna. kunna. Okay. Kunna. Right. Yeah. सही. Okay. Sir, sir is talking about कि जो Philippines हैं वो बहुत ज़्यादा म्यूज़िक के शौकीन होते हैं और खाने के भी बहुत शौकीन होते हैं, फूडी भी बहुत होते हैं. अभी पूछते हैं wedding culture. Sir, did you attend any wedding in Karachi? And how did you find it? Or in Islamabad? So, did you like wedding culture? I have not attended any yet, unfortunately. Not yet. No one has invited me yet. But I heard about how grand the weddings are Yeah, in yeah. Pakistan. Yeah. no? 3 to 4 days. 3 they to take 4 3 days. to 4 First the days. groom throws a Mehndi, reception. and Mayo, then- Barat, and Walima reception Yeah, and I all mean, that. No, Yeah. before the excellency arrived, we have the former ambassador. That when my kids were getting married, my son and daughter, so she witnessed that the 7 days and 1,500 participants. Oh, my God. You know, so It's a grand, yeah. I mean, That was I'm a looking huge, forward. huge wedding. Yes. Why didn't you invite me and Imran bhai? Well, I was not yet here. Yeah, that's what he was. No, but I heard what a wonderful experience that would be. You know? Okay. 3 days, my God. Three- no? Sir, more than 3 7 days. days, हाँ, 7 we, days. we celebrated more than 3 days, 7 but it days, depends yeah. on the people Yes, कि वो exactly, किस तरह से exactly. शादी रखना चाहते हैं, 3 दिन की रखना चाहते हैं, 4 दिन की रखना चाहते हैं, but people, you know, यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत enjoy करते हैं और ये जो season है ना, ये तो festivity का season है. देखिए मुझसे बहुत बार ये पूछते हैं ना कि यार इतनी लंबी शादी, तो हम कहते हैं कि देखो एक तो हमारा ख्वाब होता है कि हम शादी करेंगे और हम ज़्यादातर एक ही शादी करते हैं तो इसीलिए हम सब कुछ उस पे जो है वो लगा देते हैं, invest कर देते हैं लगा सारा देते हैं। कुछ और फिलीपीन बहुत ऑल्सो 7,100 जजीरों का मुल्क है. So our beaches are no wonder the best beaches of the world. So that is also the attraction of the Philippines, Same. that it consists of 7,100 islands. Okay, so We sir, are an archipelago, so we're surrounded by water. okay, that's really great. And people used to explore that Iceland and they want to go there. Sir, tell us something about that. What do you feel about the people of Karachi? They are talented, you know, they are amazing people. They can sing well, they can write well, they can produce anything in the way of drama, direction, and all that. So, what do you think that Karachi hide or Pakistani people? What can they do with the collab with the Filipino people, and they highlight their talent together and all that? So, what do you think on that? They can do a lot, in fact. No? As you said, we have many things in common. No? We love, first of all, our values are almost similar. No? Yes. We value family. Yes, we value We family. value friendships. Friendships. Yes. We love to eat. Yes, we love to eat. We love to sing. We love to also. sing. You know? Yes. We love music. So, same. because we have so many things in common, there's so many things we can do together. No? Yes. I was telling you about how unique the melodies and the rhythms are of Pakistani music. Yes.
one thing we can do together is to try to enrich each other's musical traditions. No? Yes, we can do. Nowadays, the Western influence is so pervasive that wherever you go, you can see the Western melody, the Western yes. rhythm, practically conquering everything. Yes. But we need to to find out some melodious music of and course. some creative music. Yes. संजय जी इस पर मजीद भी बात करेंगे कि मिल के साथ में क्या कुछ किया जा सकता है, बट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर. स्टे विद अस. वेलकम बैक. तो हमारे साथ दो बड़ी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं. एक है हमारे इमरान भाई जिनको हम सब जानते हैं, और उनके साथ हैं एक्सेलेंसी डॉक्टर एमनुअल फर्नांडिस जो कि एम्बेसडर ऑफ फिलीपींस टू पाकिस्तान हैं. और इनसे हम कर रहे हैं ढेर सारी बातें और इनसे पूछ रहे हैं कि कोलैब किस तरह किया जा सकता है. जो फिलिपाइन हैं उनके पास भी बड़ा टैलेंट है, पाकिस्तानी भी बहुत टैलेंटेड हैं, तो किस तरह से मिलके एक जॉइंट वेंचर किया जा सकता है. तो इमरान भाई टोल्ड मी कि दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट. यू नो देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन. सो सर, टेल अस समथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट. Both countries working on that? Yes, among many other things, we're trying to do some student exchanges, no? Okay. Between Philippine universities and the universities here in Pakistan. No? Okay, right. So we're actually it's in the works now, and right now the focus is on the nursing and allied medical disciplines. Right. But in the future, we can have collaboration even in the area of music, for example. Music, yes. Or theater. Theatres, or maybe yes. even literary writing or even fine arts. Fine arts, right. We can do something to link together your colleges, your universities with their counterparts in the Philippines, so we can learn from each other and enrich each other's artistic traditions. Sir, do you watch movies? Do you watch movies? No. Yes. Achha, yes. Oh, I thought he was saying my no. wife and I love watching Okay, movies. okay. It's also aside from going around and seeing places, Okay. we love watching movies in the evening, while eating chips and drinking Watching movies. soft drinks, Soft drink, right. Yeah, so we are movie lovers. Achha, what's your favorite personality in Pakistan in terms of drama, entertainment, music, singer? Okay. You wanna take again? name any one I'm of very them? poor in names, so I cannot really recall. But because my love is really music, I am more into the singers and the musicians and the bands, no? But not so much into the drama thing. No? Okay, That's my right. wife's passion. Okay, no? okay. But a few days ago, we were in Movenpick in Islamabad. Okay. It was hosted by a former Pakistani ambassador. Right. And he invited an artist who played piano jazz. Okay. And it was an amazing kind of piano jazz. No? The thing about jazz is you can incorporate all kinds of musical genres. No? Okay. And it still sounds like jazz. No? And this guy, I forgot his name. Okay. He played it so well that it was literally the first time I could hear a jazz melody like the one he played. No? Okay. Because that's he really incorporated Pakistani and South Asian tunes and techniques into his way of playing. So- Unfortunately, I cannot recall his name, good. No problem, no problem. but he was a marvelous jazz musician. राइट. अच्छा इमरान भाई, आप क्योंकि बहुत ज़्यादा इन तमाम जितर चीज़ों को देख भी रहे होते हैं और आपको बहुत करीब से पता होता है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द सराउंडिंग्स, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारी जो यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं, कि अगर वो कुछ कोलैब करना चाहें, उनके पास कोई टैलेंट है, तो वो किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो आ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म तक? देखिए, एक काम जो हम कर रहे हैं, जो फिलीपींस हेल्प कर रहा है पाकिस्तान को, फिलीपींस की जो इस वक्त आईटी इंडस्ट्री है वो $40 बिलियन की है. Okay. और बाय 2028 इट विल बी $60 बिलियन. ओके, सो सबसे फिलीपीन इज़ आईटी हब ऑफ द वर्ल्ड. राइट. तो सबसे पहले तो हम वो प्रोग्राम्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं ताकि वो लोगों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सके और उनके स्किल्स डेवलपमेंट हो सके. इसी तरह जो फिलीपीन, एज वर्ड एक्सीलेंसी ऑल्सो हैज सेड, कि फिलीपींस के जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, लाइक डॉक्टर्स एंड नर्सेज, 100% बिफोर ग्रेजुएशन जॉब पे होते हैं.
अच्छा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, मतलब उनकी इतनी हाई डिमांड है। हाँ। सो हम ये भी प्रोग्राम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम अपने नर्सेज को, डॉक्टर्स को अपग्रेड ऑफ दैट लेवल कैसे कर सकें, हाँ। कि वो लोग जो है वो, क्योंकि इट्स एक ह्यूज शॉर्टेज ऑफ द मेडिकल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोविड के बाद से जो नर्सेज हैं, टेक्निकल स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, पूरी दुनिया में एक्सट्रीम शॉर्टेज है। Extreme और shortage फिलीपींस है, के yes, बिकॉज दे आर सो टैलेंटेड एंड सो एडवांस, इसीलिए उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि वो ग्रेजुएशन से पहले पिक हो चुके होते हैं। सो दैट्स व्हाट वी वांट्स टू मेक अ लिंक हियर, कि हम उस मेडिकल की ट्रेनिंग कैसे करा सके, इंजीनियरिंग में वो लोग बहुत आगे हैं, उसके साथ हम कैसे कोलैबोरेट करा सके। आईटी तो मैंने आपको बताया $60 बिलियन की आईटी है उन लोगों की, उसके कैसे जो है वो कोलैबोरेट कर सकते हैं। पर्टिकुलरली पाकिस्तान क्योंकि एक यूथ बेस्ड कंट्री है और इस वक्त जो है वो और अफोर्डेबल है ना, फिलीपींस इज अफोर्डेबल, और वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के एक्सेस है उनके पास, यूएस के एक्सेस है, यूके का एक्सेस है, तो पाकिस्तान जो सही मानों में बेनिफिट उठा सकता है वो। और फिलीपीन वेरी काइंड, वेरी हॉस्पिटल, you know, and very caring and helping. And they're rich in Pakistan as well. culture also. एक और चीज़ ये है कि फिलीपीन इज predominantly Roman Catholic religion, right? yes, तो जिस तरह हम लोग जुम्मे को नमाज में रेगुलर जाते हैं, वो लोग संडे को मासेस में रेगुलर जाते हैं। तो that's why they have still the values, you know, religion, believe in the families, culture and all that. So वो एक अब उन्होंने अपने आप को अभी भी preserve किया हुआ, even though it is so Western, so much, you know, first world Americanized, but yet they still have all this value system. तो ये भी एक अच्छी कोलैबोरेशन है कि विद ऑल दिस मॉडर्न टॉप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, वैल्यूज में भी साथ साथ रिलेट कर सकते हैं। रिलेट कर सकते हैं। दैट्स रियली ग्रेट सर। व्हाट डू यू से ऑन from my platform to my viewers that any kind of message that what do you want to say to the City at 10 viewers today? Yes. Well, first of all, thank you again, Samba, Yes, for yeah. inviting me, Yes. and Konjan Imran. We appreciate this because, you know, we have been diplomatic friends with Pakistan for the past 7 decades. We're a long-time friend of Pakistan, and in Pakistan we have about 3,000 Filipinos. In Karachi, about 1,500. So our presence is quite significant. But I believe we need to make the Pakistani locals know more about the Philippines. And your show is definitely going to help us make our country and our countrymen better known here in Pakistan. So I want to thank you for that. But my message is this. You see, Filipinos are a very talented lot. We are all over the world. Would you believe that there are more than 10 million Filipinos in every nook and corner of the world, working in all kinds of professions. Doctors, nurses, engineers, top executives in companies, and of course, people in the domestic services sector. And all of them are if I may say so, are excelling very well. And that is because for Filipinos, work is not just a means of living. Right. Work, any kind of work, is for us a way of serving. Right. And that is, I believe, the reason why people like the way we work. Yeah. In Pakistan and anywhere in the world. Anywhere in the world. Thank you very much, sir. Thanks for coming. Thank you too. We are honored that you came to my show. Thank you, इमरान भाई, आप आए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और पर्सनालिटी से आपको मिलवाएंगे। अपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। तो भाई एक और अहम टॉपिक के ऊपर जब अब ये हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं, और ये है सी सेक्शन। अच्छा, अक्सर ख़वातीन जो हैं वो जब सी सेक्शन के थ्रू गुजरती हैं तो कुछ सी सेक्शंस ऐसे होते हैं जो प्लान्ड होते हैं, कुछ सी सेक्शंस जो हैं वो इस तरह होते हैं जो कि अनप्लान्ड होते हैं और इमरजेंसी में किए जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बाद ही क्या इम्पैक्ट होता है और क्या क्या कंप्लेंट्स होती हैं ख़वातीन की, इस हवाले से बात करेंगे। क्योंकि मोर लाइकली ख़वातीन जो है बहुत ज़्यादा कंप्लेन इस बारे में कर रही होती हैं कि जी उनको बहुत ज़्यादा बैक पेन है, उनको जो है मस्कुलर वीकनेस है, तो इसको किस तरह से ओवरकम किया जाए, और सी सेक्शन जो है वो किन ख़वातीन को सजेस्ट किया जाता है। कुछ ख़वातीन को पहले से बता दिया जाता है, लेकिन कुछ ख़वातीन के साथ जो है वो इमरजेंसी के तौर पर भी एट द 11th आवर लास्ट मोमेंट पे जो है वो सी सेक्शन किया जाता है। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर वकास हमारे साथ मौजूद है, जो कि इमरजेंसी जनरल फिजिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वकास, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, ये बताइएगा
कि अभी जिस तरह से हम सी सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो यूजुअली ख़वातीन सी सेक्शन के बाद कमर दर्द या जो है ना लोअर बैक पेन या मस्कुलर वीकनेस या फिर बहुत ज़्यादा लेथार्जिक होने की कंप्लेन भी कर रही होती हैं। तो ये किस वजह से होता है, पहले तो इस पर बात करेंगे, फिर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में भी बात करते हैं कि ये किन लोगों को सजेस्ट किया जाता है और जिनको इमरजेंसी में अगर सी सेक्शन किया जाता है तो उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी जी हाँ। देखिए, इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं। सबसे पहला जो रिस्क फैक्टर ये है, जैसे अमूमन लोग समझते हैं कि जो एनेस्थीसिया होता है जिसे हम एपिड्यूरल कहते हैं अपनी उसमें, हाँ। लोग समझते हैं कि ये उस वजह से हो रहा है बैक पेन हाँ। सी सेक्शन के बाद, हाँ। लेकिन असल वजह ये नहीं है। हाँ। इसकी बहुत सारी वजह हैं, जिसमें सबसे पहला जो ये आता है कि प्रेगनेंसी के बाद जाहिर सी बात है फीमेल जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग में इन्वॉल्व हो जाती है। हाँ। जो उसका पोस्चर होता है, कांस्टेंट उसका पोस्चर है, हाँ। उसकी वजह से उसकी बैक पेन जो है ना इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट हो जाता है। एक ये बड़ी वजह है। सही। दूसरी वजह में ये आती है कि प्रेगनेंसी के बाद जो मसल्स है ना वो रिलैक्स हो जाते हैं। ओके। तो उसकी वजह से आपके बैक जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। हाँ। उस वजह से पेन होता है। हाँ। थर्ड बहुत बड़ी वजह एक पोस्ट पार्टम डिप्रेशन कहलाती है, जिसे हम पोस्ट पार्टम ब्लूज कहते हैं। हाँ। जिसमें ये है कि प्रेगनेंसी के बाद फीमेल जो है उसकी लाइफ बहुत इफेक्ट होती है। एक न्यू लाइफ, एक न्यू बेबी होता है। हाँ। वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, अपना हाँ। वाटर इनटेक का ख्याल नहीं रखती। हाँ। फिर ये कि उसकी जो नॉर्मल रूटीन होती है ना वो आउट हो जाती है। आउट हो जाती फिर है। आप इस चीज़ को समझती हैं कि जो मिल्क प्रोडक्शन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बॉडी के न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है। तो इसमें फीमेल्स जो है वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अच्छा, कुछ ख़वातीन जो है वो डाइट का ख्याल नहीं करती हैं, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, लेकिन ओवरऑल हमारे यहाँ जो एक पूरा परसेप्शन है या एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना ख़वातीन के हवाले से कि भाई अगर किसी का सी सेक्शन हो गया है तो लोग उसको कहते हैं कि बस अब तो तुम जो है ना वो 3 महीने तक बेड पर ही रहोगी, अब तो तुम्हारी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं हो पाएगी और ये सारा कुछ। तो ज़रा ये बताएं कि जो सी सेक्शन जिन ख़वातीन का होता है उनको करना क्या चाहिए कि वो जल्दी से अपनी नॉर्मल रूटीन जो है वो कंटिन्यू करें। और बहुत सारी ख़वातीन जिनको सी सेक्शन की ज़रूरत होती है कि भाई उनका सी सेक्शन होना है, वो भी इनकार कर रही होती कि नहीं हमें नहीं करवाना, कुछ भी ऐसा करें कि हमारी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम 3 महीने तक बेड पे रहें या हमें थ्रू आउट कोई प्रॉब्लम रहे, हम अपनी लाइफ में उस तरह से एक्टिव नहीं रह पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर करें। अच्छा देखिए सबा, ये एक सोशल स्टिग्मा है। हाँ। कि हमने जो है ना सी सेक्शन को एक वो बना लिया है। सी सेक्शन एक इमरजेंसी होती है ना, किसी का प्लान्ड होता है, किसी का अनप्लान्ड होता है, लेकिन अल्टीमेटली सी सेक्शन जो है एक मॉडर्न प्रोसीजर है। हाँ। जिसके थ्रू बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से जो है ना मदरहुड बच जाती है। सही। ठीक है। अब सी सेक्शन के बाद लाजमी नहीं है कि फीमेल लाजमी 3 मंथ्स के लिए बेड बाउंड हो जाएगी। हाँ। ये हमने सोशल स्टिग्मा बना दिया है, हमने उसको जो है ना एक टैग लगा दिया कि अब तुम्हारा ऑपरेशन हो गया, अब तो तुम बस गई। हाँ। ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो मैं एड ऑन करना चाहूँगा बात, हमें फीमेल के लिए सपोर्टिव बनना पड़ेगा। जैसे उसके घर वाले हैं, ख़ासतौर पर उसका हस्बैंड या जो उसके इन लॉज हैं, उसको सपोर्टिव बनना होगा। उसको सपोर्ट करें, उसकी डाइट का ख्याल रखें, उसकी पोजीशंस का ख्याल रखें कि वो किस पोजीशन में ब्रेस्ट फीड कर रही है। अमूमन जो घर की बड़ी औरतें होती हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रही होती हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में फीमेल बहुत डिप्रेसिव फेस में होती है ना, तो उसकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप जैसे पूछनी सी सेक्शन, तो देखिए कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिसमें सी सेक्शन लाजमी हो जाता है। ठीक है। तो एक मशवरा आम सा ये है कि आप अपने हिसाब से बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट जो है ना वो चूज़ करें, ताकि आप इस तरह की कॉम्प्लिकेशन में जाए नहीं। फिर ये होता है कि प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद किसी हॉस्पिटल में अपने आप को बुक करवा लेना, जिसे हम बुक कहते हैं, वो लाजमी करवा लें, ताकि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपका चेकअप होता रहे, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है अच्छा, आपका। जिस तरह से मैंने शुरू में इंट्रो में बात की थी ना कि जो अनप्लान्ड सी सेक्शन होता है, जस्ट लाइक कि वो लोगों ने, मतलब डॉक्टर ने कहा, आपको लोगों ने भी कहा नहीं भी ठीक है, डॉक्टर ने तुम्हें सजेस्ट किया है कि डिलीवरी नॉर्मल है। जब वो हॉस्पिटल्स जाती हैं तो क्या होता है कि उनका सी सेक्शन हो जाता है, तो वो डॉक्टर को कहते हैं कि जी डॉक्टर ने जो है वो बस जल्दबाजी में जो है वो सी सेक्शन कर दिया, वो शायद उतना मेहनत नहीं करना चाहते, वो टाइम बचाना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे भाई बस हम, आजकल तो डॉक्टर्स उठा के फौरन से सी सेक्शन कर देते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट भी जरा क्लियर करना, यही जो मैंने आपको बताया कि अनप्लान्ड सी सेक्शन। अच्छा देखिए, इसमें दोनों फैक्टर्स हैं, एक डॉक्टर फैक्टर भी है और एक पेशेंट फैक्टर भी है ना। पेशेंट्स में अमूमन जो मैंने देखा है ना, पेशेंट्स में वो बर्दाश्त नहीं रही ना। अच्छा। आपको पता है कि एक पेनफुल प्रोसीजर है, फीमेल को एक पेन से गुजरना होता है ना,
तो ज़्यादातर फीमेल खुद ही ऑप्ट करती हैं कि मुझे जो है ना ऑपरेशन करवाना है, मुझे नॉर्मल की तरफ आजकल नहीं वो जाना। इंजेक्शंस वगैरह भी तो आ गए ना, जो वो बिल्कुल एनेस्थीसिया टाइप के होते हैं, एनेस्थेटिक होते हैं, बिल्कुल सुन कर देते, पता नहीं चलता जी, कि क्या ऐसे ही, है क्या नहीं है। ऐसे ही। वो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये देखिए चीज़ जैसे जैसे मॉडर्न हो रही है ना, तो बहुत सारे जो है ना चीज़ें आ रही हैं, रेवोल्यूशन आ रहा है। हाँ, तो सी सेक्शन फिर भी जो है ना एक गुड ऑप्शन है उस केस में जिसमें इमरजेंसी हो जाए। अच्छा, अब अगर पेशेंट खुद ही ऑप्ट करती है कि मुझे जो है ना सी सेक्शन के थ्रू ही करना है, तो फिर डॉक्टर वहाँ मजबूर हो जाता है, क्योंकि हमेशा हम लोग पेशेंट चॉइस को प्रीफर करते हैं। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, जो खवातीन आती हैं, वो खुद इस बात के ऊपर एम्फसाइज ज़्यादातर करती हैं कि भाई अब आप हमारा जो है वो ऑपरेट कर दें, हम उतना ज़्यादा, ये हमारे लिए अनबेरेबल हो रही है ये चीज़। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, नाउ दैट्स फाइन कि ये अब क्लियर हुआ है ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जब भी आपने सुना होगा ना कि घर वाले तो कहते हैं जी, आपने सुना होगा कि खानदान में हाँ भाई भाभी गई हुई है तो हाँ जी उनकी डिलीवरी तो जो नॉर्मल थी, डॉक्टर ने सी सेक्शन कर दिया। तो ये डॉक्टर वकास जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद पेशेंट जो है एम्फसाइज करता है कि भाई जो पेन है वो हमारे लिए अनबेरेबल है, तो आप जो है वो सी सेक्शन कर दें। डॉक्टर के पास इख्तियार नहीं होता कि वो अपने पास से करना चाहे तो कर दे। देखिए, मैंने आपको शुरू में एक बात करी कि आप अपने अकॉर्डिंगली बेस्ट चॉइस करें गायनेकोलॉजिस्ट का। हाँ, क्योंकि देखिए जो लो सेटअप्स हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल बने हुए हैं, वहाँ आप भी इस चीज़ को समझती हैं कि वहाँ पे जो है ना, जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसकी कॉस्ट कम होती है, ऑपरेशन की कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो आप ऐसा हॉस्पिटल चूज ही ना करें जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट आपको इस तरफ मजबूर करें। बाकी आप ये है कि 2-3 जगह से मशवरा ले लें, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर एक गायनेकोलॉजिस्ट आपको शुरू से सी सेक्शन का बोल लिए, टेक अ सेकंड ओपिनियन। राइट। अच्छा, ये बताएं कि अब सी सेक्शन, एक खातून है जिनका सी सेक्शन हो गया है, अब उनको रहना है फिट, हेल्दी, फाइन, और मतलब उनको उन्हीं लोगों की तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, वो सारी चीज़ें करनी है जो बाकी नॉर्मल ख़वातीन जिस प्रोसेस से गुजर के आ रही होती हैं, उसके लिए क्या उनको करना पड़ेगा? अच्छा, देखिए, सबसे पहले जो है ना, प्रेगनेंसी के बाद ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो कि आपकी बॉडी आपसे खुद मांग रही होती है। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। डाइट में आपके पास बैलेंस डाइट हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, प्रोटीन भी हो, ड्राई फ्रूट्स हो, मिल्क हो, ठीक है। आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग का पोस्चर है वो बहुत सही हो, उसमें आप झुके नहीं, बच्चे को ऊपर उठाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि माएँ झुक जाती है ना। अच्छा, ये बहुत खतरनाक पोस्चर होता है। आपके बैक पे कुशन हो, ये हेल्प आउट करता है बहुत। अच्छा, बैक आपकी स्ट्रेट हो, बच्चा आपका ऊपर हो, ये पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी डाइट का ख्याल रखें। आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस करें, जिसमें आपकी पेल्विक एक्सरसाइजेज, जिसे हम कीगल एक्सरसाइजेस कहते हैं, और बैक कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, आप वो करें। ट्राई करें कि आप किसी भी किस्म की, अगर आपको डिप्रेशन या कोई एंजाइटी फील हो रही है, टॉक टू योर हस्बैंड, टॉक टू योर इन लॉज, आप अपने घर वालों से मशवरा करें, इसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि अल्टीमेटली फिर वो आपकी पूरी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं बॉडी में। लेकिन क्या पूरे 3 मंथ्स ही लगते हैं रिकवर करने में टू बिकम नॉर्मल लाइक अदर वुमेन्स? देखिए, 1 वीक भी इनफ है। मैं अपनी अगर वाइफ की एग्जांपल दूं तो 1 वीक में वो माशाल्लाह खड़ी हो गई थी। अच्छा, शी इज डॉक्टर, तो वो उस चीज़ को और बेहतर समझती है। तो 1 वीक भी इनफ होता है। अगर आप सी सेक्शन के बाद अगर नॉर्मल होना चाह रहे हैं तो 1 वीक इज सफिशिएंट। इसमें आप अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पेन मेडिकेशन वैसे भी गायनेकोलॉजिस्ट आफ्टर ऑपरेशन प्रिस्क्राइब करती हैं, आप वो टाइमली लें। सही। और ये जो सारी टेक्निक्स मैंने बताई हैं, इस पर आप अमल करें, तो ये एज सच कोई स्टिग्मा नहीं है कि आप 3 मंथ्स के लिए बेड बाउंड हो जाओ। सही। एज सच कुछ भी नहीं ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से कैरी करते हैं, और वो पूरा प्रोसेस जो है वो मेडिकली या जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं उसको किस तरीके से आप अडेप्ट करते हैं, क्योंकि इमोशनल चेंजेस भी जो है ना इसकी वजह बनते हैं। अच्छा, रिस्क फैक्टर क्या होते हैं सी सेक्शन के? सी सेक्शन की अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें तो जो बेबी होता है, जिसे हम फीटस कहते हैं, उसकी पोजीशन, अगर वो शुरू से ही पोजीशन का मसला है तो फीमेल जो है ना रिकमेंड करती हैं। फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी कमी या उसकी ज़्यादती भी एक वजह होती है। बच्चे की ग्रोथ, अगर वो ओवर ग्रोथ हो गया है, जैसे अक्सर डायबिटिक मदर्स में होता है, तो वो एक वजह बनती है। सही। ठीक है। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी जिसकी वजह से हम जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं। अच्छा। तो गायनेकोलॉजिस्ट प्रेफर करती हैं कि हम उस ट्रैक से ना गुजारें बच्चे को, हम ऑपरेशन के थ्रू निकाल लें। सही। ठीक है। हाँ। ये बहुत सारी वजह होती हैं। सही। जिसको जो फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट है वो फिर डिसाइड करती हैं कि हम ऑपरेशन के थ्रू। ठीक है। थ्रू आउट आफ्टर प्रेगनेंसी डाइट क्या होनी चाहिए फिर ख़वातीन की आफ्टर सी सेक्शन? देखिए, आप
हाइड्रेशन का ख्याल रखें, वाटर इनटेक आपका अच्छा हो, आप फ्रूट्स इस्तेमाल करें, आप सब्जियां यूज़ करें। अच्छा। आपके डाइट में लाजमी जो है वो मिल्क हो, कैल्शियम आपको बहुत चाहिए होता है। जैसे आपने सुना होगा पंजीरी होता है, इसमें हेल्प आउट करती है, और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं। अच्छा। फिर आप उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट का भी ख्याल रखें, प्रोटीन इनटेक का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप जो वो घर में वो खवातीन वो जी, पंजीरी जो एक दूसरे को हाँ, अच्छा वो बना के देती कुछ टाइप का या कुछ इस तरह से होता है, राइट? ओके ओके। तो मखाने से जो बनता है ना, मखाने एंड ड्राई फ्रूट्स और जो मिलता है वो बहुत अच्छा कैल्शियम का एक सोर्स होता है। हाँ। तो अच्छा है सही। बहुत। और क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए, लोग मशवरा देते हैं कैफीन इनटेक बहुत ज़्यादा करते हैं आप, जैसे लोग बोलते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पियो, ये हेल्प आउट नहीं करता, ये हमारी एक मिथ है। बहुत ज़्यादा चाय इनटेक, चाय का, कॉफ़ी का इनटेक बहुत ज़्यादा कर लो, ये सब नहीं करना चाहिए। सही। आप इस एक पोजीशन पे ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं, वो नहीं करना चाहिए। सही। फिर आप अपनी जो नाइट स्लीप है उसका बहुत ख्याल रखें, ये बहुत हेल्प आउट करती है। सही। बच्चे के बाद जो है ना जो रूटीन है स्लीप की वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। सही। तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो घर वाले हैं ना उनको थोड़ा सपोर्टिव बनना चाहिए इस टाइम पीरियड में। मदर को सपोर्ट करें, बिल्कुल, उसकी एक अनइंटरप्टेड स्लीप, उसको एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्लीप देनी चाहिए बिल्कुल। तो उसकी खुद ही ऑटोमेटिकली चीज़ें सही बिल्कुल। आपको सी सेक्शन के बाद स्लीप डिसऑर्डर नहीं हो, आप अपनी हाइड्रेशन का ख्याल रखें, इसके अलावा डाइट का ख्याल रखें, और जिस तरीके से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अपना पोस्चर जो है वो आप बिल्कुल ठीक रखें, तो यू विल बी फाइन, और आप बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह नॉर्मल रह सकती हैं जो बाकी एक नॉर्मल प्रोसेस से गुजरते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास, आप हमारे शो पर आए। शो का टाइम एंड अप हो गया है, और आई होप कि आज का शो जो है वो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसका फीडबैक देना मत भूलिएगा। इर्द गिर्द अपने लोगों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10।